मेघा की शादी रुपेश से 2 साल पहले हुई थी। मेघा के सर पर हमेशा से ही बाल काफी कम थे, जिस वजह से हर कोई उसका मजाक बनाया करता। गुजरते वक्त के साथ अब मेघा के सर पर कोई भी बाल नहीं बचा था और वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी, जिस वजह से हर कोई उसका खूब मजाक बनाया करता। ऐसी एक दिन मेघा की सास सविता बाजार जा रही होती है। तभी मेघा बोलती है, माँ जी, आप बाजार जा रही हैं क्या? मैं भी आपके साथ चलूं? तू क्या करेगी बाजार जाकर? पहले ही तूने अपने इस गंजेपन की वजह से हर जगह हमारी नाक कटवा रखी है। अब मेरा और तमाशा बनवाएगी क्या मेरे साथ जाकर? माँ जी, मैं सर पर पल्लू ढक लूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। जरूरी नहीं है, पल्लू ढकने से क्या होगा? असलियत तो सबको पता ही है ना कि तू गंजी है। तेरे खुद की तो कोई इज्जत है नहीं और शादी के बाद तूने मेरे बेटे और मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया है। कहीं ले जाने लायक नहीं है तू। चुपचाप घर में पड़ी रहे। आ गई बात समझ में? ऐसे ही सविता मेघा को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अपने गंजेपन की वजह से मेघा के पति रुपेश का प्यार भी उसे नहीं मिलता था। रुपेश भी मेघा को हमेशा ही उसके गंजेपन की वजह से खूब सुनाया करता। एक दिन यूं ही रुपेश मेघा पर भड़कते हुए बोलता है, तुम्हें क्या जरूरत थी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ वाली फोटो डालने की? अरे पोस्ट ही करनी थी तो सर ढकी वाली पोस्ट कर देती। अरे अपना टकला चांद दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है उस पोस्ट के कारण ना मुझे कितना ट्रोल किया गया है। मेरी पहली जिंदगी तुम खराब कर चुकी हो शादी करके, और बाकी की जिंदगी अब खराब कर रही हो, वो भी अपना ये चांद लेकर। अपने गंजेपन की वजह से मेघा की बसी बसाई जिंदगी बर्बाद होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रुपेश और सविता एक पार्टी में जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात सुनहरी नाम की एक लड़की से होती है। सुनहरी के बाल बेहद लंबे, घने और सुंदर थे। सविता और रुपेश सुनहरी को देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, बेटा, इस लड़की को देख, कितने सुंदर लंबे घने बाल हैं। अरे इस गंजी की जगह इसे हमारी बहू होना चाहिए था। कितनी खूबसूरत है ये। हाँ माँ, उससे ना कई गुना ज्यादा अच्छी तो यही है। बेटा, मैं तो कहती हूँ तू मौका देखकर छक्का मार ले। अगर ये लड़की मान गई तो इसे हम गंजी बहू के लंबे बाल वाली सौतन बना देंगे। जा बेटा जा, इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने दे। इतना कहकर सविता रुपेश को सुनहरी के पास भेज देती है। रुपेश सुनहरी के पास जाकर उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। पहले ही मुलाकात में सुनहरी को रुपेश काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। बातों ही बातों में दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। एक दिन रुपेश सुनहरी को अपने बारे में सब कुछ बताता है और बोलता है, यार तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए अपने बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। क्या अब भी तुम मेरे साथ शादी करोगी और मेरे साथ रहोगी और अपनी उस गंजी सौतन को बर्दाश्त कर पाओगी? मैं तुम्हें ना सच में कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए रुपेश, मुझे बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बस तुम जल्दी से शादी कर लो मुझसे। सुनहरी की बात सुनकर रुपेश खुश हो जाता है और अगले ही दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। रुपेश सुनहरी को अपनी बीवी बनाकर घर पर ले आता है, जहाँ सविता मेघा को आवाज देते हुए बोलती है, अरे ओ गंजी बहू, कहाँ है तू? अरे जल्दी से आरती की थाली लेकर आ, मेरा बेटा आया है। अपनी सास की आवाज सुनकर मेघा आरती की थाली लेकर आ जाती है, पर अपने पति के साथ एक लंबे और खूबसूरत बालों वाली लाल जोड़े में दुल्हन बनी लड़की को खड़ा देखकर मेघा हैरान हो जाती है और बोलती है, रुपेश जी, ये कौन है? ये मेरी बीवी है और तुम्हारी सौतन, ओह सॉरी, लंबे बालों वाली सौतन। आप पागल हो गए हैं क्या? एक बीवी के होते हुए आप दूसरी बीवी को घर ले आए, वह भी बिना मेरी इजाजत के। अच्छा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमसे इजाजत मांगने जाता तो तुम बोलती हाँ कर लीजिए शादी। अरे तो मना कर देती। और वैसे मैं तुमसे पूछूं क्यों? तुम क्या मेरी दादी अम्मा लग रही हो जो मैं तुमसे पूछने आऊं? सुनो, अगर इस रिश्ते को अपनाओगी ना तो ठीक ठाक से ना साथ में रहेंगे, वरना डाइवोर्स दो और निकल जाओ घर के बाहर। आगे तुम्हारी मर्जी। अरे ओ गंजी, खड़ी खड़ी मुंह क्या ताड़ रही है? चल मेरे बेटे की आरती उतार और अपनी लंबी बालों वाली सौतन की भी आरती उतार। आंखों में आंसू लिए मेघा सुनहरी रुपेश की आरती उतारती है और उनका गृह प्रवेश करवाती है। वक्त गुजरता जाता है। सुनहरी के आ जाने से मेघा की इज्जत और भी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसी एक दिन मेघा रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती थी कि कम उम्र में ही मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए और इतना ज्यादा झड़ गए और अब मैं गंजी हो गई हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा पति मेरे ही सामने मेरी सौतन को लाकर खड़ा कर दे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके पास लंबे बाल है। इतना अन्याय क्यों भगवान जी?
ऐसे ही खुद को कोसती हुई मेघा घर के कामों में लग जाती है और जैसे ही सुनहरी कमरे में जाती है तो वो देखती है कि काले लंबे घने सुनहरे बाल उसके सर की शान है। वो सोफे पर लेटे हुए हैं। मेघा सोफे के पास जाती है और उन बालों को छूते हुए मन ही मन बोलती है, ये क्या है? ये तो विग है, पर ये हमारे घर में कौन लाया? इसे कौन इस्तेमाल कर रहा है? और ये सुनहरी के कमरे में क्या कर रही है? मुझे सारी बातों का पता लगाना होगा और फिर ये माजरा क्या है ये भी तो समझना होगा। मेघा सुनहरी के कमरे में ही पर्दे के पीछे छुप जाती है। कुछ देर में सुनहरी बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। मेघा छिपकर सुनहरी को देखती है। सुनहरी अपने बालों वाली विग को हाथों में उठाती है और शीशे के सामने बैठकर उस विग को अपने सर पे रखते हुए बोलती है, किसी को नहीं पता कि ये काले लंबे घने बाल असली बाल नहीं है, बल्कि मैं भी मेघा की तरह गंजी हूँ, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। इसलिए मैंने ये आर्टिफिशियल विग खरीदी है जो मेरे सर पर ऐसे चिपक जाती हैं जैसे मेरे असली बाल हो। किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने विग लगा रखी है या मेरे ये नकली बाल है। बस अब जल्दी से रुपेश की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ से फरार हो जाऊंगी। इतना कहकर सुनहरी रेडी होकर नीचे चली जाती है। सुनहरी की सच्चाई जानकर मेघा के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और मेघा खुद से बोलती है, तो ये है मेरे लंबे बालों वाली सौतन का राज। इस गंजी बहू के जीते जी ये सौतन मेरे होते हुए मेरे परिवार का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इसका राज तो मैं सबके सामने ला कर रहूंगी और फिर सबको पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इतना कहकर मेघा कमरे से दबे पांव निकल जाती है। अगले दिन जब सुनहरी अपनी विग उतार कर नहाने जाती है, तभी मेघा चुपके से उसके कमरे में जाकर विग को छुपा देती है। सुनहरी नहाकर बाहर आती है और इधर उधर अपनी विग को ढूंढने लगती है। तभी उसकी सास सविता उसे आवाज देती है, अरे बहू कहाँ है? जल्दी आजा, मंदिर जाना है। जी माँ जी आ रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी विग कहाँ चली गई? बिना विग के तो मैं नीचे जा ही नहीं सकती। अरे बहू जम गई क्या? जल्दी आजा। जल्दबाजी में सुनहरी एक लंबा सा घूंघट निकालकर सविता के पास चली जाती है। घूंघट देखकर सविता बोलती है, घूंघट क्यों निकाल रखा है बहू, और अपने सर को ऐसे ढक क्यों रखा है? माँ जी, वो मैंने ना मन्नत मांगी थी, जब मुझे रुपेश जी मिल जाएंगे तो मैं एक दिन पूरे घूंघट में निकालूंगी, किसी को अपना चेहरा या बाल नहीं दिखाऊंगी। इतना बोलकर सुनहरी जैसे ही चलने लगती है तभी वहाँ पर मेघा आ जाती है और अपने हाथ से पकड़कर सुनहरी की साड़ी का पल्लू उसके सर से खींचकर नीचे कर देती है। जिसके बाद सुनहरी का चमकता हुआ टकला सर सविता और रुपेश देख लेते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, ये क्या है? तू भी टकली है? हाँ, ये भी गंजी है। आप तो बड़े ही मान सम्मान के साथ गंजी बहू के लंबे बालों वाली सौतन लेकर आए थे, लेकिन ये एक धोखेबाज औरत है। इसने अपने लंबे बालों के झांसे में फंसाकर आप लोगों को ठगने की प्लानिंग बनाई थी। कुछ ही दिन में ये रुपेश जी से सब कुछ अपने नाम करवाकर इस घर को छोड़कर भागने वाली थी। इसलिए आज मैंने इसकी विग छुपा दी और इसने ये ड्रामा किया। यकीन नहीं आता तो मेरे कमरे में चलकर देखो, मैंने इसके वो लंबे वाले बाल वहीं छुपा रखे हैं। इतना कहकर मेघा सभी को अपने साथ कमरे में ले जाती है। सभी को सुनहरी के लंबे बालों वाली विग दिखती है जो मेघा खुद दिखाती है। जिसके बाद सुनहरी अपनी सारी सच्चाई खुद अपने मुंह से सभी को बताती है और मेघा बोलती है, माँ जी, भले ही मेरे सर पर बाल नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में आप दोनों के लिए बेहद इज्जत और प्यार है। कम उम्र में मेरे बाल झड़ गए, इस चीज में मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैंने कभी आप लोगों को धोखा देना नहीं चाहती तो मैं भी ये घर छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि मेरा पत्नी धर्म और बहू धर्म क्या है, इसलिए मैं आज तक सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही। मेघा की बातें सुनकर रुपेश और सविता खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जिसके बाद रुपेश सुनहरी को धक्के देकर घर से निकाल देता है और पूरी इज्जत के साथ मेघा को अपनाता है। अब सविता रुपेश को मेघा के गंजेपन से कोई शिकायत नहीं थी और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधा अपने पति रोहन, सास नेभा और ससुर मोहित के साथ रहा करती थी। मोहित की नजर हर समय अपनी बहू पर रहा करती। सीधे शब्दों में कहें तो राधा के ससुर यानी मोहित की नजर काफी गंदी थी और वो हर समय अपनी गंदी नजरें अपनी बहू के ऊपर गड़ाए रखता था। क्योंकि राधा की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, बस इसीलिए उसको अपने ससुर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे ही एक दिन उसका ससुर मोहित हॉल में अखबार पढ़ते हुए अपनी बहू को आवाज लगाकर कहता है, बहू, ओ राधा बहू, कहाँ हो तुम? जी पापा जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या?
अरे बहू, मैं कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? माफ करना पापा जी, वो मैं बर्तन धो रही थी, बस इसीलिए मैं आपकी चाय नहीं बना पाई। पर आप चिंता मत करिए, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ बहू, कोई जल्दी नहीं, आराम से बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। राधा अपने ससुर की बात समझ नहीं पाती, जिस कारण वो अपने ससुर को कोई जवाब भी नहीं देती और चुपचाप किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर अपने ससुर को दे देती है, पर जब मोहित राधा के हाथों से चाय ले रहा था, तब वो अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर राधा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या था? क्या पापा जी ने मेरा हाथ जानबूझकर पकड़ा? नहीं नहीं राधा, ये तू क्या सोच रही है? वो तेरे ससुर जी है और ससुर जी तो पिता के समान होते हैं, ये तेरा वहम ही है। राधा खुद से बातें कर रही थी, तभी उसका पति आता है और उसको पीछे से गले लगाता है। वैसे ही राधा डर जाती है और अपनी कमर से अपने पति का हाथ हटाते हुए पीछे मुड़ती है और अपने पति को देखकर अब राधा एक लंबी चैन की सांस लेती है और उससे बोलती है, उफ, तो आप थे? हाँ मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे इस तरह डर क्यों गई? नहीं, वो कुछ नहीं, मैं बस यूं ही सोच रही थी, बस इसीलिए मैंने सोचा ना जाने कौन आ गया। राधा, कैसी बात कर रही हो? मेरे सिवा तुम्हें यहाँ क्यों कोई पकड़ेगा? बस बस, अच्छा रोहन, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती। इतना बोलकर राधा रोहन के लिए पानी लेने चली जाती है और वो इस बात को भूल भी जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन राधा की सास निभा राधा के पास आती है और उससे बोलती है, बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तू घर का काम कर लेना, साथ ही अपने ससुर जी को खाना भी दे देना, ठीक है? जी मम्मी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना घर में। घर के साथ साथ पापा जी का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। निभा अब बेफिक्र होकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं जब राधा अपने ससुर के कमरे की सफाई करते हुए जाले उतार रही थी, तभी उसके ससुर की नजर राधा की पतली कमर पर जाती है और कुछ देर बाद जब राधा अपने ससुर के कमरे के जाले साफ कर स्टूल से नीचे उतरने लगती है, तभी उसका ससुर उससे कहता है, अरे बहू, सफाई तो अच्छे से करो, उधर देखो वहाँ पर कितने जाले हैं, जरा उसको भी साफ कर दो। पर कहाँ पापा जी, मैंने तो सभी जाले साफ कर दिए हैं। अरे उधर देखो ना। मोहित अपनी बहू को गाइड करते करते उसके स्टूल के पास आ जाता है और राधा का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलते ही वो नीचे गिरने लगती है कि मोहित उसे संभाल लेता है। पर राधा को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता। मोहित उसको अपनी गोद में पकड़े उसे बस घूर ही रहा था कि तभी राधा अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैं ठीक हूँ, आप मुझे। उसकी बातें सुनकर मोहित अपनी बहू को नीचे उतार देता है, जिसके बाद राधा अपने कमरे में चली जाती है। राधा के कमरे में जाते ही मोहित भी उसके कमरे में आता है और अपनी बहू से कहता है, बहू, वैसे मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। हाँ कहिए ना पापा जी, क्या बात है? बहू, तुम्हारी कमर तो बिल्कुल मलाई के जैसी चिकनी और मुलायम है, साथ ही तुम्हारी कमर काफी पतली भी है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ससुर को सुनाते हुए कहती है, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैं आपको पापा जी बोलती हूँ, आपको अपना बाप समान मानती हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, पर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है अपनी बहू को छेड़ते हुए। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपकी नजर गंदी है। इतना बोलकर राधा अपने ससुर को अपने कमरे से बाहर कर देती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ना जाने मेरी शादी कैसे घर में हो गई है। अगर मैं रोहन जी को बताती हूँ तो वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और फिर कहीं ऐसा न हो कि वो मुझे ही गलत समझ ले। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन घर में जब तक कोई नहीं आ जाता, मैं अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगी। जैसा राधा सोचती है वो ठीक वैसा ही करती है। अब जब उसकी सास घर आती है, तब राधा अपने कमरे का दरवाजा खोल अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसके बाद, बहू, मैं इस आदमी की रग रग से वाकिफ हूँ, पर इसकी नजर तुझ पर पड़ेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो उस इंसान को मांगनी चाहिए जिसने ऐसी हरकतें की है। मैं अभी और आज ही रोहन जी को सारी बातें बता दूंगी
पर अगर उन्होंने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया तो? करेगा बहू, तू एक बार बोल कर तो देख। अगर वो भी तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता तो मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी अपने बेटे को सारा सच बताने के लिए। इस तरह से अब राधा अपने पति रोहन और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात को जब रोहन घर आता है तब राधा अपने पति को सारी बात बताती है, ये जानने के बाद भी कि उसका बाप मोहित ठरकी है। रोहन अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसको कहता है, नहीं राधा, ये सब तुम्हारा वहम होगा। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, बल्कि वो तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं। ये आपको लगता है रोहन जी, पर आज जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। पहले मुझे भी लगा था कि ये सब मेरा वहम है, पर आज की हरकत के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। राधा, तुम मेरे पिताजी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनकी बातें सुनते हुए निभा वहाँ आती है और अपने बेटे से कहती है, रोहन, बहू जो भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, और ये मुझे आज से नहीं बल्कि काफी समय से पता था, क्योंकि तू इस बात पर विश्वास नहीं करता। बस इसीलिए बहू ने तुझे कुछ नहीं बताया, और मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बेटे की नजर में उसके बाप की अहमियत कम हो। अगर ऐसा है तो मैं पापा को रंगे हाथों पकड़ना चाहूंगा। माँ, आज रात आप मेरे साथ बाहर जाने का नाटक करना और राधा घर में पापा के साथ रहेगी। उसके बाद जो भी हरकत मेरा ठरकी बाप करेगा उसको मैं अपने प्लान के अनुसार सबूत बनाकर अपने ठरकी बाप को सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर रोहन अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में अपने बाप के पास जाता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा उसने प्लान किया था। जैसे ही रोहन और निभा बाहर जाने का नाटक करते हैं, वैसे ही राधा का ठरकी ससुर एक बार फिर राधा के ऊपर गंदी नजर डालने लगता है। पर ये सब कुछ रोहन अपने फोन में एक खिड़की से रिकॉर्ड कर लेता है और थोड़ी देर बाद अंदर आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। पर तू यहाँ पर कैसे? तू और तेरी माँ तो बाहर गई थी ना? नहीं, मैं और माँ बाहर नहीं गए थे, बल्कि मैं तो आपको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। बस इसीलिए मैंने आपको इस झांसे में फंसाया, और देखो आप फंस भी गए। पापा, आपको पता है भगवान ने आपको बेटी क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जानता था कि आप कैसे हैं। पर कोई बात नहीं, आप मेरे पापा हैं तो क्या हुआ, मैं भी किसी का बेटा होने के साथ साथ किसी का पति और रक्षक हूँ, और पति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसकी रक्षा करूँ। इतना बोलकर रोहन पुलिस को बुलाता है और अपने ही बाप को अरेस्ट करवा देता है। दीपिका एक बहुत ही समझदार और अमीर लड़की थी। उसकी शादी शान नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के से हो चुकी थी। ससुराल में उसकी सास जमुना, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव की, और ननंद संजना रहा करते थे। संजना बहुत ही ज्यादा लालची थी। वो अक्सर ही पैसे उड़ाकर अपने मजे पूरे किया करती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। दीपिका अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालने लग गई थी। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन दीपिका एक बहुत ही सुंदर से सोने का हार और साड़ी पहनकर आती है, जिसे देखकर संजना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलती है, अभी ये ज्वेलरी गोल्ड की है क्या? और आपने कहाँ से ली? कितने का है वैसे? अरे ये तो मेरी मॉम ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। प्योर गोल्ड है ये। ओ भाभी, कितना सुंदर लग रहा है आप पर। मुझे भी एक गोल्ड का नेकलेस चाहिए, सेम टू सेम। हाँ संजना, जरूर। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें इससे भी बहुत अच्छा नेकलेस दूंगी। ऐसे ही दोनों ननंद और भाभी बात कर रहे होते हैं। इतने में दीपिका की सास उसे आवाज देती है, बहू, मैंने ना तेरे लिए कुछ बनवाया है। तुझे अभी तक मैंने कुछ शगुन भी नहीं दिया था। इधर आ। तो क्या हुआ माँ जी, इसकी कोई खास जरूरत थोड़ी है। अच्छा, अरे अपना सास का दिया हुआ पहनेगी तो तेरी ज्यादा तारीफ होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मम्मी, वाओ, अरे कितना सुंदर हार बनवाया है आपने भाभी के लिए। आप ऐसा करो, ये हार मुझे दे दो और भाभी के लिए दूसरा बनवा देना। नहीं, ये सिर्फ तेरी भाभी के लिए है, समझी? हाँ, सब इस महारानी को ही मिलेगा क्या? अरे मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी तो कुछ हक है ना इस घर पे। ऐसे ही रात हो जाती है। सब अपने कमरे में सो रहे होते हैं और अभी भी संजना
उसी हार के बारे में सोचती है और इस तरह वो दीपिका के कमरे में छुपकर दबे पांव जाती है और उसके कबर्ड से वो हार चुराकर अपने कमरे में ले आती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन दीपिका अपने मायके जा रही होती है और वो अपना नेकलेस बहुत जगह ढूंढती है, पर उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसे अपना नेकलेस नहीं मिलता। तो वो हताश और परेशान होकर अपनी सास और अपने पति के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ जी, शान जी, देखिए ना, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मेरी मॉम वाला हार कहीं नहीं मिल रहा। अरे बहू, चुप हो जा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, मिल जाएगा तेरा हार। वो ठीक है माँ जी, पर मैंने हर जगह देख लिया, मुझे लगता है कि किसी ने मेरा हार चुरा लिया। बहू, घर में तो बस हम सब लोग ही हैं, हम में से कौन चुराएगा? तो खुद ही सोच, जरूर तो कहीं रखकर भूल ही गई होगी। जी ठीक है माँ जी। अब ज्यादा परेशान मत हो, चलो चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। इस तरह शान अपनी पत्नी को कार में ले जाकर उसको मायके छोड़ाता है। तो वहीं घर पर संजना अपनी भाभी के घर पर ना होने का फायदा उठाती है और जाकर उसके कमरे में अलमारी की तलाशी करने लगती है। तभी वहाँ जमुना आ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रही है तू अपनी भाभी के कमरे में उसके पीछे से? बता मुझे जरा। मम्मी, वो मैं भैया भाभी का कमरा साफ करने आई थी, बहुत धूल हो गई थी ना। धूल मिट्टी वाला साफ कर रही थी या कुछ और ही साफ करने आई थी? क्या बोला मम्मी आपने? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। और हाँ, आगे से ऐसे मत घुसियो अपने भैया भाभी के कमरे में, समझी? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और दीपिका अपने ससुराल वापस आ जाती है। वो जैसे ही अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। साथ ही अलमारी से पैसे और कुछ गहने भी गायब होते हैं और मिरर के आगे बैठकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा डायमंड का हार है और मेरे उस गोल्ड वाले हार से तो लाख गुना अच्छा है। और ये डायमंड रिंग, वाह, कितनी प्यारी है। चलो जल्दी से इन्हें उतार कर रख देती हूँ कबर्ड में, कहीं पता चला फिर से हाथ साफ ना हो जाए मेरे गहनों पर। संजना ये सारी बातें सुनकर मन ही मन सोचती है, कितनी पागल औरत है ये, इसे पता ही नहीं कि मैं इसके सारे गहने ले जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसके हाथ लगेगा बाबा जी का ठुल्लू। इतना सोचकर संजना वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही दीपिका तुरंत अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जमुना और दीपिका सोने का नाटक करती हैं और दूसरी तरफ संजना आधी रात को फिर से डायमंड ज्वेलरी चुराने की फिराक में अपनी भाभी के कमरे में जाती है। पीछे से जमुना भी दीपिका के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। संजना धीरे से कबर्ड में से वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकालकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और अपनी माँ और भाभी साथ ही अपने भाई को वो वहाँ देखकर संजना के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो संजना, तुम ही हो वो चोर जिसने मेरी मॉम का दिया हुआ हार चुराया था? अरे ओ बेशरम, तेरे हाथ नहीं कांपे क्या ऐसा करते हुए? इतना भी क्या लालच जो तूने अपने भैया भाभी के कमरे में आधी रात को डाका डाल दिया? निकम्मी कहीं की, तू मेरी औलाद है ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं गहनों के लालच में अंधी हो गई थी और अपने ही घर की चीजें चुराने लगी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, भाभी मुझे माफ कर दो। संजना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहन ही अपनी भाभी का हार चुरा सकती है। भैया, अब भाभी, मम्मी
आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है संजना, हम सब तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। प्रॉमिस भाभी, अब कभी नहीं करूंगी ऐसा। सभी लोग संजना को माफ कर देते हैं और वो हमेशा के लिए अपने मन से लालच की भावना को निकाल देती है, जिसके बाद वो दोबारा कभी भी कोई भी चीज नहीं चुराती और सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लालची ननंद और समझदार बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद और भाभी? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।